नमस्कार, जिंदाबाद, सत श्री अकाल। बहुजन संवाद में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज 6 बजे के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे अकाल तख्त की चेतावनी को लेकर के। आप जानते हैं कि अकाल तख्त साहब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने जो पंजाब के हालात बने उसको लेकर के एक मीटिंग की, 60-70 सिख ऑर्गेनाइजेशन बनाए। उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को नहीं बुलाया है क्योंकि वो राजनीतिकरण नहीं करना चाहते। उन्होंने सिर्फ बुद्धिजीवियों को और धार्मिक संगठनों को बुलाया। उन्होंने 5 बड़ी बातें कही हैं। उसके अंदर उन्होंने कहा है कि तमाम सारी बातें जो हैं, जो पीएमओ पोर्टल के ऊपर लिखी जा रही हैं, वो सिखों की छवि खराब कर रही है। उन्होंने कहा कि तमाम सारे ऐसे लोग जो वर्ल्ड फेम के हैं, उनको झूठा फंसाया जा रहा है। तमाम लोगों के ऊपर जो है वो फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो जब धरना हुआ था, उस धरने के बाद में लाठीचार्ज किया गया और 88 मोटरसाइकिलें जो हैं उनको तोड़ दिया गया और उनको जब्त कर लिया गया। उन्होंने कहा कि लगातार जो है कई मीडिया के लोग सिख धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ-साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जहां कहीं पर भी अमृतपाल हैं, अगर सरकार के पास है तो भी उसे पेश कर दे और वो अगर कहीं पर भागा हुआ है तो भी वो पेश हो जाए। ये बातें उन्होंने कही हैं। मुख्य तौर पर इसके अंदर जो बात है वो ये है कि जो फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं सिखों के ऊपर, उसका उन्होंने सवाल उठाया है। और पहली बार जो एडवोकेट हैं, वो जो उन्होंने कहा है, जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एसजीपीसी के जो प्रधान एडवोकेट हैं हरजिंदर सिंह धामी, उन्होंने कहा है कि अगर सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो पूरे पंजाब में पंचायतें लगाएंगे और बैठकें में वहीर भेजकर सिखों पर हो रहे अत्याचारों के बारे में बताएंगे। मतलब एक परंपरागत कार्य है। और उनका कहना यह है कि भाई सभी लोगों को इस तरीके के जो फर्जी केस लगाए हुए हैं उनको छोड़ा जाना चाहिए। आज हम इन्हीं सब मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे। पंजाब जो है वो देश के लिए बहुत महत्व रखता है। विशेष तौर पर जो खेती किसानी वाले लोग हैं, वो एक तरीके से पंजाब को अपना आइडियल मानते हैं। संयुक्त किसान मोर्चे का जो आंदोलन हुआ, उसका भी नेतृत्व सिखों ने करने का काम किया। और आपको मालूम है वक्त के ऊपर एक हमला हुआ था, तो किस तरीके की जो कार्रवाई सरकार ने की थी, उसका किस तरीके का जवाब देने का काम सिखों के द्वारा किया गया था। मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि बहुजन संवाद की स्पष्ट लाइन है, हम लोग धर्म और राजनीति के घाल मेल के पक्ष में नहीं है। लेकिन जो भी कुछ कहा है अकाल तख्त ने, हम उसको गंभीरता से लेते हैं और हम उसका विश्लेषण अपने दर्शकों के सामने रखना चाहते हैं। क्योंकि जो गोदी मीडिया जिस तरीके से खबर बनाने का काम कर रहा है, वो कि फिर से खालिस्तानी आंदोलन पंजाब में खड़ा हो गया है। मेरी पंजाब की 32 जत्थेबंदियों में से तमाम सारी जत्थेबंदियों से बातचीत हुई, उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। 1% भी, 0.1% भी कहीं पर सहयोग और समर्थन खालिस्तान के मूवमेंट को लेकर के नहीं है। लेकिन ये हवा बनाई जा रही है। तो ये सब हवा क्यों बनाई जा रही है, क्यों बदनाम किया जा रहा है सिखों को, ये भी एक सोचने का सवाल है। और जो भी कुछ किया जा रहा है उससे लाभ किसको होने वाला है और उसका मकसद क्या है। मैं आपको जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनसे मैं आपका परिचय करा देता हूं। हमारे साथ में अभी जो साथी जुड़े हैं, जितेंद्र सिंह सोढ़ी जी C2 के हैं, छत्तीसगढ़ के सचिव हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ में हरिंदर जी हैं, मानसा के सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के साथ में जुड़े हुए हैं। गुरप्रीत सिंह संघा जी हैं जो कि किसान संघर्ष समन्वय समिति के नेता हैं, किसान नेता हैं। और मोहम्मद खालिद साहब जो हैं वो तो पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के हैं और जो है पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ में वो कार्यरत हैं। और गुरिंदर सिंह जी अभी जुड़ेंगे, वो मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। और हमारे साथ में भाषा सिंह जी भी जुड़ेंगी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले
मैं जानना चाहूंगा, इसका एक वैसा विश्लेषण करना चाहता हूँ। मोहम्मद खालिद साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूँ क्योंकि आप का ये सब्जेक्ट है, आपने इसका पढ़ाई किया है, आप पढ़ाते हैं पॉलिटिकल साइंस के अंदर तमाम सारी चीजें विभिन्न धर्मों को लेकर के और उसके ओरिजिन और उसकी पूरी उसको लेकर पढ़ाई जाती है। तो आप क्या कहेंगे, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि एक विषय जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और बड़ा गंभीर भी है, जैसे आपने अपनी भूमिका में बताया है। बात ये है कि ये जो इस समय अमृतपाल सिंह और उसके प्रकरण में जो कुछ भी हुआ है, इसकी कई क्वेश्चन्स हमारे सामने आते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि एक व्यक्ति जो साल पहले पंजाब में आता है और उसके राइज़ के पीछे कौन लोग हैं। दूसरी चीज़ ये है कि उसकी फंडिंग कहाँ से हो रही है या कहाँ से हुई है अभी तक। तीसरी चीज़ उसमें ये है कि क्या वाक़ई वो इतना गंभीर है अपने मुद्दे को लेकर के, अगर कोई बहुत ज़्यादा गंभीर व्यक्ति हो अपनी व्यक्ति विचारधारा को लेकर के, वो इस तरह से नहीं भागता, जिस तरह से ये भागा है। चौथी चीज़ इसमें ये है कि इस पे सियासत होनी चाहिए या इसको गंभीरता से लेना चाहिए। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ इसकी सियासत कर रही हैं, कुछ मीडिया भी इसकी सियासत कर रहा है। 2 चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूँ मैं, पंजाबी होने के नाते और पंजाब में रहने के होने के नाते, कि ये जो खालिस्तान और उसकी भूमिका बाँधी जा रही है, इस तरह की कोई चीज़ पंजाब के किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं है, आज की तारीख में, और ना होने की कोई संभावना है। छुट-पुट लोग जो विदेशों में बैठे हैं, जिनको यहाँ की रियलिटी का पता भी नहीं है कि पंजाब में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, और वो इस तरह की बातें वहाँ पर करते रहते हैं, चाहे वो कनाडा में हो, चाहे इंग्लैंड में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो। लेकिन पंजाब जो है, क्योंकि हमने एक लंबे समय तक इस मूवमेंट के पीछे इतने हमारे बच्चे मरे हैं और इतना ज़्यादा आर्थिक नुकसान हुआ है और आज तक उसकी भरपाई कर रहे हैं और कभी हो भी नहीं पाएगी, क्योंकि जिस आर्थिक हालत में आज पंजाब है, उसकी वजह वही है 1980s का वो सारा आंदोलन और वो कपूरी मोर्चा और उसके बाद जो है धर्म युद्ध मोर्चा वगैरह जो हुए, उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि पंजाब के लोगों को पता है कि यहाँ पर इस तरह की चीज़ होने वाली नहीं है, ये दाल गलने वाली नहीं है, कोई खालिस्तान की मूवमेंट का समर्थक भी यहाँ नहीं है। दूसरी, एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है जिस संदर्भ में आज बात हो रही है, वो है एसजीपीसी के जत्थेदार साहब का बयान, और जिसमें उन्होंने कहा है, एक चेतावनी दी है कि 24 घंटे के बीच में जो रिहा करो उन सबको, अदरवाइज़ जो एजिटेशन होंगे वगैरह होंगे। देखो, कानून को अपना काम करना चाहिए, अगर आप एक संवैधानिक देश में रहते हैं, रूल ऑफ लॉ है, अगर किसी व्यक्ति ने कोई गलती की है, तो उसकी सज़ा भी मिलनी चाहिए, लेकिन किसी इनोसेंट व्यक्ति को भी पकड़ करके अननेसेसरीली अंदर नहीं करना चाहिए। ये सरकार को सोचना चाहिए, देखना चाहिए, और सरकार ने बहुत से लोगों को छोड़ा भी है रिसेंटली जो गिरफ्तार हुए थे। लेकिन बहुत से अभी हैं, उनको जल्दी से जल्दी उनके बारे में तफ्तीश करके उनको बाहर निकालना चाहिए। आप अगर संविधान को चेतावनी दे रहे हो, स्टेट को चेतावनी दे रहे हैं या सरकार को, तो उसमें तो कानून अपना काम करेगा और कानून अपना काम जो है उसको करते रहना चाहिए, लेकिन ईमानदारी से करते रहना चाहिए। ये नहीं है कि जी, जी। कानून को हम इस तरह से इस्तेमाल करें कि एक बायस्ड ढंग से, या इस तरह से कि यू शो मी द मैन, आई विल शो यू द रूल वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये जी, चीज़ें जी, जी, मैं जी। शुरू में आपसे गुज़ारिश करना चाहता हूँ। जी, बहुत शुक्रिया जी। अवतार सिंह जी भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अवतार सिंह जी प्रेस सचिव हैं क्रांतिकारी किसान यूनियन का। आपका बहुत-बहुत स्वागत है जी। भाषा सिंह जी हमारे साथ में हैं और भाषा सिंह जी और हम लोगों का ये तय है कि जब भी वो आएँगे वो बोलेंगे, क्योंकि कई चैनलों के ऊपर जो है उन्हें जाना होता है, फिर भी वो समय निकालती हैं। भाषा जी, आप जो है, मेरे स्पेसिफिक सवाल है आपसे। देखिए, ये पूरी अकाली पॉलिटिक्स के साथ में जुड़ा हुआ है मामला। लोग सभी जानते हैं एसजीपीसी जो है उसका उनके साथ में संबंध है, विशेष तौर पे बादल साहब जो हैं उनका बहुत एक उसके ऊपर प्रभाव है। तो ये जो पूरी एक चेतावनी है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या अकाली दल अपना विस्तार इस माध्यम से करना चाह रहा है?
फिर क्या वो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को चुनौती देने का काम करना चाह रहा है, या फिर एक बार जो है वो लोगों को जो एक स्टेट रिप्रेशन फिर से शुरू होता दिखलाई पड़ रहा है उसको एक तरीके से ब्रेक लगाना चाह रहा है? किस तरीके की, या एक भगवंत सिंह मान की सरकार को डिस्टेबलाइज करने का मामला है? क्या है इसके पीछे आपकी जो समझ? जी जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सुनीलम जी। और मुझे लगता है कि आपने तकरीबन सारा जो सारी जो आशंकाएँ हैं इस मुद्दे और इस डेवलपमेंट के इर्द-गिर्द उनको आपने टेबल पे सतह पर रख दिया है। मैं जैसे देखती हूँ, और क्योंकि पंजाब चुनाव के दौरान मैंने बहुत सघन दौरा पंजाब का किया था उस समय, और किसान आंदोलन में भी हम सब देख रहे थे, तमाम जो डेवलपमेंट थे वहां पर थे। मुझे लगता है कि ये दोबारा से पंजाब में सिर्फ पंजाब ही नहीं, मुझे लगता है कि जो बात कही है, जिस तरह से बात आई है, जिन शब्दों में बात आई है, वो एक दूसरे ढंग से आग लगाने की बात है। सिर्फ पंजाब ही नहीं, वो आगे भी बढ़ेगा अगर ये टोन बना रहता है, क्योंकि इसमें दो खतरे हैं जो मुझे बहुत साफ दिखाई दे रहे हैं। पहले तो ये कि एक धर्म से जुड़ी संस्था एक चुनी हुई सरकार को डिक्टेट दे रही है और ये कह रही है कि आप छोड़िए और आप ये कीजिए, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। तो मुझे लगता है एक तो ये बहुत गंभीर सवाल है, क्योंकि देखिए मैं इसको उसी तरह से देखती हूँ जैसे जब बजरंग दल के लोग उपद्रव मचाते हैं और कोई व्यक्ति पकड़ लिया जाता है, उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर कहीं पर भी, कर्नाटक में हमने देखा एक मठ के ऊपर जब मामला बनता है, तो एक कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर की पावर एक्टिव होती है। ये तमाम लोग ये बताना चाहते हैं कि इन लोगों को आप नहीं छू सकते, क्योंकि हम सुप्रीम हैं, हम बड़े हैं, हम कानून से ऊपर हैं। तो एक तो सबसे बड़ा खतरा, जो क्योंकि ये देश में ट्रेंड चल रहा है, एक जो धार्मिक कट्टरता वाला ट्रेंड है, वो ये सिर्फ मान के चलना कि वो सिर्फ एक सेक्शन में रहेगा, वो सिर्फ बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद और उनके अनगिनत संस्थाएं ही ऐसा बोलेंगी, वैसा नहीं होगा। और दूसरा सवाल जो बहुत अहम, मुझे लगता है जो बहुत बड़ा सवाल है, इससे भी बड़ा जो सवाल है वो ये है कि वो सीधे सीधे सवाल कर रहे हैं कि जब जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, और हम सब जानते हैं, हम दिल्ली में भी हैं, बाकी जगहों पे हैं, यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पर हिंदू राष्ट्र की स्थापना की बात हुई, सुदर्शन टीवी के जो प्रमुख हैं वो अनगिनत जगहों पर जाके प्रवचन देते रहते हैं, सब लोग प्रतिज्ञा दिलवाते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र की स्थापना करेंगे। 2025 में उनको क्या करना है वो भी साफ है, जब आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं। तो मुझे लगता है ये कड़ी से कड़ी जुड़ रही है। आप देखिए कि ये एक बहुत ही खतरनाक कड़ी है, जहां पे ये बताया जा रहा है कि जब एक धर्म के लोग, एक धर्म में मानने वाले लोग अपने धर्म पर आधारित राज्य की बात करते हैं और आप उनका कुछ नहीं करते, क्योंकि हम ये सब जानते हैं उनका कुछ नहीं होता, उनका बाल बांका नहीं होता। बाल बांका क्या, उसमें से बहुत से लोग सांसद बन जाते हैं। तो ये जो एक ट्रेंड है, तो इस तरह से एक दूसरे ढंग का उन्माद फैलाने की कोशिश है। और मेरा 100% मानना है, मैं आपके मंच पर पिछली बार भी जब हमने चर्चा की थी तब भी मैंने कहा था, ये दरअसल पंजाब में जिस तरह से सरकार बनी है आम आदमी पार्टी की, और उससे भी बड़ी बात सिर्फ आम आदमी पार्टी की बात नहीं है, पंजाब जो पूरी की पूरी जमीन है, पुख्ता जमीन है किसान आंदोलन की। पंजाब और पंजाब के किसान ना होते और बाद में हरियाणा के किसान ना होते, उत्तर प्रदेश का एक बेल्ट नहीं होता, तो शायद मोदी सरकार को झुकाना असंभव था। अब आप देखिए कि उसी बेल्ट से ये एक नॉन इशू, एक ऐसा डेंजरस, ऐसा खतरनाक धार्मिक उन्माद पैदा करने की साजिश उसी जमीन से हो रही है जहां पर किसान एमएसपी पे बात कर रहा है, जहां पे किसान लंबे समय से बात कर रहा है कि सरकार ने, मोदी सरकार ने जो वादा किया। और ये भी हमें याद रखना चाहिए कि यही का किसान सबसे पहले देश के एजेंडे पर कॉर्पोरेट लूट की बात करता है, अंबानी और अडानी की बात करता है। तो अब आप देखिए कि सारा का सारा मामला डाइवर्ट करके तकरीबन अकाली दल किस तरह से अपनी जमीन खोया हम सब ने देखा है। तो दोबारा से अकाली दल की जमीन आए और अकाली दल के जरिए भाजपा की बढ़त हासिल हो, क्योंकि इसमें अगर किसी को फायदा है पॉलिटिकली तो निश्चित तौर पर भाजपा को है, क्योंकि भाजपा इस तरह का जो फ्रेमवर्क है
इस तरह का जो राजनीतिक विमर्श है, उससे सिर्फ और सिर्फ उसको फायदा होगा। उससे ना किसान को फायदा होने वाला है, उससे ना आम आदमी पार्टी को होने वाला है, उससे ना कांग्रेस को फायदा होने वाला है। और इसके जरिए जो एक बिल्कुल दबा हुआ बंद, मतलब जैसा भी हमसे पूर्व वक्ता ने कहा, वो बिल्कुल सही है कि वहां पर ये मुद्दा है नहीं, इसको प्रमोट, उसे पंप करके आप दोबारा से एक जिन खड़ा करना चाह रहे हैं। वो जिन कितना खड़ा होगा नहीं खड़ा होगा ये अलग बात है, लेकिन इसके जरिए जो भारतीय लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी दिक्कत पेश आ रही है कि आप यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो हैं हम ही निर्धारित करेंगे, और सिर्फ बीएसपी या फिर बजरंग दल या फिर बाकी सनातन संस्था जैसे लोग क्यों, हम भी देश के कानून को अपने हिसाब से बताएंगे, सरकारों को बताएंगे किसे गिरफ्तार करना है, किसे छोड़ना है, और देश और राज्य कैसे चलेगा। तो ये मुझे लगता है कि हम तमाम लोगों के लिए जो देश में लोकतंत्र चाहते हैं, जो लोकतंत्र के हिमायती हैं, और उससे बड़ी बात जो मुद्दा आधारित राजनीति में विश्वास करते हैं, उन सबके लिए ये एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है। क्योंकि इसके जरिए जो दांव खेला जा रहा है उससे सिर्फ पंजाब ही नहीं जलेगा, सिर्फ पंजाब को ही नुकसान नहीं होगा, इसकी आग जो है बाहर भी फैलेगी। और शायद वो हमारे और आपके लिए, हम सब जानते हैं कि 23 में चुनाव है कई राज्यों में, 24 में लोकसभा चुनाव होने हैं, और इसके मद्देनजर आपकी पूरा दृश्य अगर आप देखिए तो बड़ा ही भयावह एक नरेटिव बिल्ड करने की कोशिश हो रही है। और ये नरेटिव पॉलिटिकल नरेटिव है, पॉलिटिकल नरेटिव के आधार पर, के जमीन पर ही इसे लगातार पंप किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, और इसके जरिए एक ध्रुवीकरण करने की दोबारा से पंजाब और आसपास नॉर्थ बेल्ट में कोशिश हो रही है, ताकि तमाम और मुद्दे, किसानों के मुद्दे और बाकी सारे मुद्दे पीछे चले जाएं, और धर्म, नफरत और एक ये कि हम कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर हैं, ये भाव यूथ में, नौजवानों में डालने की जो साजिश है वो बहुत खतरनाक है। और इसकी ओर साफ साफ इशारा ही नहीं, मतलब ये तो ऐलान है तकरीबन जो बयान आया है, ये खतरनाक है बहुत। जी जी, बहुत शुक्रिया भाषा जी। आप समय होगा तो थोड़ा और भी आपकी कुछ टिप्पणियां लेना चाहूंगा। मैं अवतार सिंह जी के पास चलता हूं। अवतार जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जो बात भाषा जी ने कही, आपकी उससे कितनी सहमति है कि ये पूरा का पूरा इशू डाइवर्ट करने का मसला है, जो किसान आंदोलन का सेंटर पंजाब पूरा बना हुआ है, पूरे दुनिया ने उसको इसी रूप में अभी देखा है, तो एक अलग तरीके से उस इशू को डाइवर्ट करने की एक सुनियोजित कोशिश है, या और क्या कुछ आप देखते हैं इसके पीछे? अवतार जी बताएं। जी सुनीलम, धन्यवाद। आपने जो बात अभी सवाल पूछा है, जो ये भाषा जी ने कहा और इनसे पहले भी जो कह रहे थे, भाषा जी की बात से मैं 100% सहमत हूँ। जमीन की जो सच्चाई है वो यही है। जमीन को ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ लोग खालिस्तान मांग रहे हैं। खालिस्तान एक, जैसे कहा जा सकता है कि स्टेट ने स्पॉन्सर करके कुछ लोगों को खड़ा किया है, ताकि जो मुद्दे हैं, जो क्योंकि पंजाब, देखिए पंजाब ने जो किसान आंदोलन में किया है आप सब जानते हैं, और ये पूरे देश ने स्वीकार भी किया है कि पंजाब ने एक बड़ा जो हल्लाशेरी की है, पंजाबी में हम बोलते हैं, बड़ा हौसला किया है, और दिल्ली के दरवाजे पे जाकर बैठे हैं पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी, और ये वो बेल्ट है जिनका कल्चर लगभग एक है। तो इस एरिया में खालिस्तान जैसे मुद्दे को उभारना, और क्योंकि देखिए जब हिंदू राष्ट्र की बात होती है, हिंदू राष्ट्र को जायज तब ठहराया जा सकता है जब ये दिखाया जा सके, देखिए वो लोग भी तो मांग रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, तो अपनी बात को जायज ठहराया जा सके, और लोगों को धर्मों के अंदर डिवाइड करके अपनी जो सत्ता है वो हासिल की जा सके। तो जैसे मोदी साहब या और ये बीजेपी वाले हमें, या और जो लोग देश के लिए काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग बुलाते हैं। तो ऐसे ही ये जो बीजेपी आरएसएस का काम है, लोगों को धर्म के तौर पे खड़ा करना और उनको बांटना, ताकि असल मुद्दों से ध्यान जो हट जाए। एक मैं और नई बात आप सबको बताना चाहता हूँ। अभी पंजाब के अंदर एक नई वीडियो जारी हुआ है, अमृतपाल का वीडियो, जिसने सबको अचंभे में डाल दिया है। पंजाबी के न्यूज चैनल के ऊपर अमृतपाल का एक वीडियो चल रहा है, क्योंकि कल जब अकाल तख्त के जथेदार हरप्रीत सिंह ने ये ऐलान किया कि अगर 24 घंटे में हमारे नौजवानों को नहीं छोड़ा तो हम वहीर शुरू करेंगे, गांव के अंदर जाएंगे।
और आज अमृतपाल का एक वीडियो आया है और उसने कहा है कि मैं सही सलामत हूँ, मुझे मेरा बाल भी बांका नहीं हुआ और मैं इतने बड़े पुलिस के घेरे से निकल गया हूँ और सरकार ने बहुत जुल्म किया है, मेरे साथियों को एनएसए लगाकर पकड़ रखा है। मैं जथेदार जी का, अकाल तख्त के जथेदार जी का धन्यवाद बोलता हूँ और मैं उनसे विनती करता हूँ कि आप वहीर मत शुरू करें। वहीर शुरू करने से लोगों में आप जाके ये उठाना चाहते हैं मुद्दा, लेकिन लोग तो बड़े पहले से जागरूक हैं और आप वहीर शुरू ना करें। आप बैसाखी को 13 अप्रैल को जो बैसाखी होती है, उसके ऊपर बड़ा जो सरबत खालसा है उसको बुलाएं और अगला ऐलान करें। तो इसमें एक नई चर्चा छिड़ गई है पंजाब के अंदर कि एक तो जो ये क्यासराएं लगाई जा रही थी कि पुलिस ने उसे पकड़ लिया, उसे मार दिया, उसे ये कर दिया, उसके ऊपर विराम लग गया है एकदम से, क्योंकि अमृतपाल ने खुद ये वीडियो जारी किया है। और दूसरा जो ये भी सामने जो वीडियो जिन लोगों ने देखा है, जो विशेषज्ञ है, वो ये भी बोल रहे हैं कि ये अमृतपाल के ऊपर दबाव डाल करके, क्योंकि उनका चेहरा बड़ा मुरझाया हुआ है और अपनी जो अब तक की जो वीडियो आई हैं, फेक वीडियो आई हैं, उनके बारे में वो कुछ नहीं बोले। तो ये पंजाब पुलिस या पंजाब सरकार ने उनके ऊपर दबाव डालकर ये वीडियो बनाया है और वो ये न्योता सबको दे रहे हैं कि अब के बाद एक भी सिख घर में नहीं बैठना चाहिए, वो सभी के सभी 13 अप्रैल को बैसाखी पे सरबत खालसा में इकट्ठा होने चाहिए। क्योंकि जैसे अहमद शाह अब्दाली जैसे लोगों ने पंजाब के और सिखों के ऊपर जुल्म किया था, उसके बाद सरबत खालसा हुआ था अपने लिए, और वैसे ही जबर सरकार ने किया है उसके लिए सरबत खालसा बुलाया जाए। तो ऐसे में जो सरकार है उसके ऊपर सवालिया निशान भी तरह तरह के लग गए हैं कि पंजाब के अंदर जो थोड़ा शांति का माहौल बनने वाला था, उसमें अब लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये नहीं बताया गया कि मैं कहाँ हूँ, वीडियो कैसे बनाया है। तो एकदम से और जो कहते हैं तरह तरह की क्यासनाएं शुरू हो रही है और ऐसे ये इसका फायदा सबसे ज्यादा बीजेपी को होने वाला है, क्योंकि वो उसका काम ये है कि लोगों को बांटना, फूट डालना और अपने हिस्से की वोट लेकर सत्ता पे बैठना। तो और जो किसान आंदोलन के दौरान सिखों ने पंजाब के जो सिख किसान हैं उन्होंने जो कमाया था उस सब के ऊपर जो पिछले दिन से नेशनल मीडिया में चल रहा है, एकदम से वो सब मिट्टी हो गया है। तो ये बिल्कुल सरकार का तय किया हुआ एजेंडा है और आगे देखना ये होगा कि सरकार इसमें क्या क्या ऐड करती है। जी जी, बहुत शुक्रिया अवतार जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। मैं चलूंगा गुरप्रीत सिंह जी संघा साहब आपके पास, और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या ये किसान आंदोलन की जो एक इमेज बनी थी और हर व्यक्ति जो है वो एक तरीके से जो लंगर प्रथा है सिखों की या सिखों का जो जुझारूपन है उसको लेकर के हर बंदा देश और दुनिया में बात कर रहा था। कोरोना के अंदर जो कुछ पूरी दुनिया में सिखों ने किया, उनका जो सेवा भाव था और उनका जो संघर्ष था, तो क्या जो पूरी करने के लिए ये कोई पूरी साजिश है? तो लोगों ने, कई ने कहा कि भाई ये किसान आंदोलन जो है उसको एक लोगों को सजा देने का मामला है कि भाई तुमने आंदोलन, तुम वहां तो तुम्हारा कुछ नहीं उखाड़ पाए हम, लेकिन अब देखो तुम्हारी हम क्या हालत करते हैं। आप क्या कहेंगे गुरप्रीत जी? धन्यवाद सुनीलम जी। सब ये जब किसान आंदोलन खत्म हो रहा था, सस्पेंड हो रहा था, खत्म नहीं, मुलतवी किया जा रहा था कुछ दिनों के लिए, और जब हम वापस घरों की तरफ जा रहे थे, तो तब भी हर बीजेपी वाले की आप ट्वीट देखिए, हर किसी की आप बयान देखिए कि अब हम देखेंगे तुम्हें, अब हम तुम्हें एक एक कर कर देख लेंगे। उनकी प्रॉब्लम यही थी कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी एक साथ आ गया, तो सेगमेंटाइज करके, डिवाइड एंड रूल एक सबसे पुराना और सबसे प्रचलित शब्द भी है, वो चलता है इसमें। तो आप देखिए उसको एक एक करके किया जा रहा है। पंजाब के अंदर जहां एक खालिस्तान का हुआ खड़ा किया गया है, वहीं हरियाणा के अंदर भी जो हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी है, उसके अंदर सरकार के इंटरफेरेंस से, सरकार के प्रेशर से आप एक महंत को, जो कि प्योरली सिख मर्यादाओं के हिसाब से सिख भी नहीं है, उसको हरियाणा के सिख गुरुद्वारों का इंचार्ज बना देते हैं। और उसके बाद उसका पहला बयान जो आता है वो ये आता है कि मैं खिलाफ हूं कि पॉलिटिकल मूवमेंट्स में और आंदोलनों में गुरुद्वारों के लंगर के इस्तेमाल होने का, तो उसकी ये बांटेंगे और राज करने की नीयत से चलेंगे। खैर, इसमें कोई सरप्राइज भी नहीं था, ये इनका काम है। हम ये धर्म की पिच पे जब खेलते हैं तो हम बीजेपी की पिच पे खेल रहे हैं।
वो सबसे ज्यादा आज 5-5% वाले 4 लोग हल्ला मचाएंगे तो 80% वाला अपने आप ही जीत के अपना मेला लूट के चला जाएगा, उसको ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं होगी। तो इसके अंदर ये बात सही है कि खालिस्तान का हुआ, ब्रिटिश की एम्बेसी है, कैनबरा में हो रहा है, कहीं पे हाई कमीशन में, कनाडा में हो रहा है, कहीं भी 500, 300, 400 लोगों से ज्यादा लोग नहीं होते हैं। उसको आप एक मुद्दा बना लेते हैं। जबकि एक ब्रिटिश पत्रकार ने बड़ा अच्छा लाइव टीवी पे बोला, कहता आपके लिए झंडा एक मुद्दा है क्योंकि आपके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उसकी एक मर्यादा है। हमारे यहाँ पर आपकी तरह मल्टीलेड सिक्योरिटीज किसी हाई कमीशन की नहीं है, किसी एम्बेसी के नहीं है, और हमारे यहाँ तो पीपल वेयर नेशनल फ्लैग्स ऑन देयर अंडरपैंट्स। तो उसने बोला अब ये हमें पता लग रहा है धीरे धीरे आपके लिए बहुत अच्छा बड़ा मुद्दा है, तो हम आगे से इसका ध्यान रखेंगे। पर इसको बजाय कि उनकी सरकार की इनएफिशिएंसी दिखाने का, वो मड़ा ये गया कि खालिस्तानी हर तरफ एक्टिव हो रहे हैं। बहुत सही मौके पर कल शेखर गुप्ता जी का एक आर्टिकल प्रिंट में भी आया है और आज दैनिक भास्कर में भी छपा है, जिसमें उन्होंने 2 बातें बोली हैं कि एक अच्छी बात और एक कड़वी बात बहुत सही है पंजाब में आज, और जो 84 में भी थी, वो ये थी 83-84 में, कि क्या तब भी जब आम आदमी से पूछा जाता था क्या आपको खालिस्तान चाहिए, तो मेजॉरिटी का जवाब होता था खालिस्तान नहीं चाहिए, वो मुद्दा ही नहीं है। क्या लेकिन दूसरा सवाल जो एक कड़वा सच है, क्या जब पंजाब में आम आदमी से पूछा जाता क्या तुम्हारे साथ थोड़ा बदमाशी हो रही है, पंजाब में शब्द यूज होता है धक्का, क्या आपके साथ धक्का हो रहा है, इस बात पे धक्का हो रहा है, तो करीब करीब एक मेजोरिटी बोलती है हाँ साहब धक्का तो हमारे साथ हो ही रहा है। पिछले हफ्ते भाषा सिंह जी जयपुर आई हुई थी, हमारा पीयूसीएल का और निशा जी का प्रोग्राम था, वहां पे इन्होंने भी बात कही कि कई चीजों को एक तरफ तो लेजिटिमाइज करके दिखा दिया जाता है, सब बुलडोजर चल रहे हैं, ये भी लेजिटिमेट हो गया है, इसमें बल्कि एक मेडल ऑफ ऑनर पहना जाता है उसको कह के, और दूसरी तरफ आप किसी के छोटे से एक्ट को आप उसको ऐसे डेमोनिफाई करते हो, उसको ऐसा बदनामी करते हो और पूरी कौम के ऊपर डालते हो। अमित मालवीय जैसे लोग जिनका काम खैर द्वेष फैलाना ही है, वो ट्विटर पे लिख के डालते हैं कि क्योंकि एक एम्बेसी में झंडा उतारा गया, क्यों ना पूरे देश का सिख समुदाय अपने घर के ऊपर झंडा लगाए और अपनी देशभक्ति का परिणाम दे, उसका प्रूफ दे। अब ये सोचिए, सुनने में बड़ा मजाकिया लगा होगा, बट देन दिस रिक्वायर्स एवरी पर्सन अदर देन द मेजोरिटी टू प्रूव हिज देशभक्ति एवरी नाउ एंड देन। हर छोटी छोटी बात पे आप सुबह उठोगे और घर के बाहर निकल के घंटी बजाओगे अपनी देशभक्ति दिखाने की, ये एक नॉर्म में लाया जा रहा है। ये जो ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी का बयान है, सतही तौर पे देखें तो बड़ा गलत लगता है। आप एक प्राइवेट बॉडी हो, रिलीजियस बॉडी हो, थोड़ी थोड़ी आप एक पॉलिटिकल बॉडी भी हो, और आप तो क्लेम करते हो कि भाई एक शब्द है राज बिना ना धर्म चले है, धर्म बिना सब रले मले है। आप तो बल्कि रिलीजन और पॉलिटिक्स को इंक्लूसिव करने का आप एक एजेंडा लेके चलते हो, लेकिन उसके पीछे जो उनकी 8-10 मांगे हैं, आप उनकी तह में जाएंगे कि भाई बेअंत सिंह के हत्यारों की सजा का टाइम राजीव गांधी के हत्यारों के समय से ज्यादा, और अब ये जो बिल्किस बानो वाले जो कांड हुआ था उनके हत्यारों से और जो बलात्कारी थे उनसे ज्यादा वक्त बीत चुका है, तो क्यों ना इनको छोड़ा जाए। एक बड़ी मिसकंसेप्शन है पंजाबी मीडिया में कि उनकी सजाएं पूरी हो गई हैं, सजा पूरी नहीं हुई है, सजा किसी की भी पूरी नहीं हुई थी, ना राजीव गांधी के किलर्स की, ना बिल्किस बानो वालों की, पर एक प्रोसेस के तहत उनको रिहा किया गया। वो प्रोसेस यहाँ क्यों नहीं चलाया गया है? जिनके केस में चलाया गया है वो भी आधे लटके हुए हैं, उनको कभी सेंट्रल गवर्नमेंट रोक के बैठी है, कहीं आम आदमी की पार्टी की सरकार रोक के बैठी है, तो कई मैटर है, मुद्दे उसके अंदर सही हैं, लेकिन जिस तरह से, और ये आज जो अमृतपाल सिंह जी के जो भी इसका मेहमा साहब ने जिक्र किया, वो वीडियो डेफिनेटली जो सरबत खालसा की कॉल की गई है ज्ञानी हरप्रीत सिंह को वगार कर, उनसे रिक्वेस्ट कर कर कहकर, ये सब उसी का एक हिस्सा है कि दोबारा इसको एक मास मूवमेंट बनाया जाए विच इवेंचुअली विल फेवर बीजेपी। अब इसमें पॉलिटिकल डिस्कशन है, तो पॉलिटिकल डिस्कशन में आपको नाम लेना पड़ेगा, वो आप बीजेपी की पिच पे खेल रहे हैं। आप सबको अपने अपने गरम दल को उभराकर, बीजेपी अपने आप को एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टी दिखाकर, और वो अपने आप को, जैसे आजकल एक मजाक बन गया, ये कितना गंभीर बात है, देश के अंदर हर चीज मजाक बन गई है कि सब कुछ संविधान के तहत हो रहा है। इस शब्द को, जो कि एक ऑनर का डायलॉग था, एक वाक्य था, इसको अब जो भी कुछ उल्टा हो जाता है आदमी कहता हाँ जी ये भी संविधान के हिसाब से हो रहा है। तो आपने हर चीज को, हर उल्टे काम को, बुलडोजर को, इन चीजों को लेजिटिमाइज कर दिया है। तो एक तरफ उसके विरोध में लोग खड़े होंगे ही होंगे, बरगलाए जाएंगे, उकसाए जाएंगे, लेकिन आपका मानना सही है कि ये उसी एजेंडे और अपनी हार से बौखलाए हुए बीजेपी का ये एंडेवर है। जी,
शुक्रिया गुरप्रीत जी। मैं चलता हूं अब हरिंदर जी आपके पास। आपने सभी की बात सुनी, भाषा जी की बात आपने सुनी, मोहम्मद खालिद साहब को सुना, गुरप्रीत जी को सुना आपने, और अवतार जी को सुना। आपका क्या पर्सपेक्टिव है? देखो, मैं सभी के साथ सहमत हूँ। बड़ी अच्छी बात जो मैं कहना चाहता था सभी ने लोगों ने कह दी। और पंजाब को तो एक गेम बनाया हुआ है इन्होंने। ये सभी को मालूम है कि पंजाब को एक गेंद की तरह खेल रहे हैं। जैसे हमने तो देखा है, 84 देखा है। 84 वाले हम स्टूडेंट थे, हमने कॉलेजों स्कूलों में पढ़ते थे, तो हमने देखा है कि हमारे पर क्या बीती है। हमारे बहुत सारे दोस्त है जो शहीद हो गए, चाहे पुलिस में थे, चाहे दूसरी जथेबंदियों में चले गए। तो हमको तो मालूम है। और नई पीढ़ी को बरगलाना बहुत, इनको लगता है कि बहुत थोड़े समय में बरगला जाते हैं। वो हो भी रहा है पंजाब में। अभी अमृतपाल का अभी स्टेटमेंट आया, जैसे सभी साथियों ने, तो थोड़े समय में देखो कि फेसबुक ट्विटर पर लोग खुशी मना रहे हैं कि हमारा योद्धा वापस आ गया है, अभी जिंदा है, अभी पकड़ा नहीं गया है। सो ये राजनीति खेल रहे हैं बीजेपी वाले। और सर्वोच्च संस्था है हमारी काल तख्त साहब, जिस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। और हमें तो मालूम है कि तख्त साहब के जथेदार भी वही बयान देते हैं जो सुखबीर बादल और उनके परिवार है जो इस पे काब्ज हुआ है, जो लिखकर देते हैं वही काल तख्त के जथेदार साहब देते हैं। और बड़े बार हुआ है पंजाब में, जब काल तख्त साहब के जथेदार को बयान देना चाहिए था। जब बरगाड़ी कांड हुआ था तभी काल तख्त साहब के जथेदार को बयान देना चाहिए था। जब हमारे गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप चोरी हुए हैं उन पर कभी बयान नहीं दिया। और सिखों के जो बंदी कैदी हैं उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वहां वहां का कभी बयान नहीं दिया। सो बड़ी बातें जो होती रही है उस समय बयान देने की जरूरत थी। मगर आज आज देखो कि पंजाब बिल्कुल, इन्होंने जो शांत सूबा है और मेहनत कश लोग हैं, पंजाब और हरियाणा के सभी लोग बड़ी मेहनत से रह रहे हैं। और मैं कहता हूं पंजाब से बाहर लोग जो पंजाबी हैं, मैं पिछले दिनों बंगलौर वगैरह सारे घूम के आया हूं, तो पंजाब के लोग बड़े सेटल हैं, बाहरली स्टेटों में बैठे हैं, पर उनका पर असर बहुत माड़ा पड़ता है। जब पंजाब में कोई चर्चा होती है ना, उनके वहां बिजनेस सेट हैं, वो काम कर रहे हैं, मगर उनके दिल पर जो 84 में हुआ था वही उनको डर पैदा हो जाता है। सो ये एक नैरेटिव सिरज रहे हैं बीजेपी वाले, वे ऐसे सरकार बना लेंगे और पंजाबियों को टारगेट किया जा रहा है। ये बहुत माड़ी गल है और हम इनको निखेधी करते हैं कि इसके लिए सभी लोग ऑल इंडिया में जहां भी कोई सूझवान लोग बैठे हैं वो इसके खिलाफ उठे। और पंजाब के लोग तो मैं कहता हूं जितनी मर्जी शरारत कर लें मगर बीजेपी की सरकार नहीं बनने देगी। जी, आपका सुनीलम जी, ऐलान अगर एक मिनट बहुत का समय हो तो मैं जबरदस्त है। एक चीज सुनीलम जी, जी अगर एक जी, मिनट का समय हो तो मैं बोले। एक चीज जरूर और यहाँ जिक्र करना चाहूंगी जो मैंने सोचा था बोलने के लिए, लेकिन जरूर बोलिए, हट रह गया। मैं बोलिए ये कहना बोलिए चाहूंगी कि बोलिए बोलिए। इस बहाने ये देखिए, ये जो दांव चला है, ये दांव दरअसल जो सिख धर्म के प्रति बाकी लोगों में एक श्रद्धा आई थी, खास तौर से कोरोना काल में जिस तरह से गुरुद्वारों ने सेवा की, जिस तरह से हर जगह वे पहुंचे, और उसके बाद जिस तरह से किसान आंदोलन में, मतलब शाहीन बाग और किसान आंदोलन भी आप देखिए, दोनों ही आंदोलनों में जिस तरह से लंगर खिलाए गए, जिस तरह से एक दूसरे ढंग का एक सेवा भाव आया, उससे एक बहुत बड़ा सवाल उठा था हिंदू मंदिरों पर, बड़ा सवाल उठा था आरएसएस पर। अगर आपको याद हो तो हम भी उस समय बात करते थे कि भाई कोरोना के समय आरएसएस और तमाम बड़े मंदिर क्यों बंद थे जब गुरुद्वारे खुले हुए थे। अब इस बहाने ये जो दांव चला गया है, दरअसल ये सिख धर्म के खिलाफ भी है, क्योंकि सिख धर्म ने जो एक बहुत बड़े पैमाने पर एक उदार छवि
एक मददगार छवि और नॉन कट्टर छवि स्थापित की तमाम जगहों पे, उसका काउंटर है ये दोबारा से स्थापित करने के लिए है कि सिख यानी कट्टर, सिख यानी मार काट पे उतारू, सिख यानी धर्म को ना मानने वाला, सिख यानी भिंडरा वाला, और सिख यानी खालिस्तान। तो ये जो चीजें हैं, मुझे लगता है ये बहुत खतरनाक है, और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए। आखिरी बात, उस समय भी याद करिए कि लगातार किसान आंदोलन के समय वो बोलते रहे, अंत तक बोलते रहे, किसान आंदोलन के बाद भी बोलते रहे कि इसमें खालिस्तानी एंगल है, खालिस्तानी लोगों का सपोर्ट है, और उसको उन्होंने बदले की राजनीति के तहत अब ये स्थापित करना शुरू कर दिया कि दरअसल पंजाब सिख धर्म इज इक्वल टू खालिस्तान। ये जो एक साजिश हो रही है, ये एक मुझे लगता है बेहद खतरनाक है, जिसके बारे में हमें तमाम और साथियों के साथ लगातार बात करनी चाहिए। वो उसी तरह से कॉप्ट करने की बात है, जैसे उन्होंने हिंदू धर्म इज इक्वल टू आरएसएस कर दिया है, वैसे ही यहाँ पर वो सिख धर्म इज इक्वल टू खालिस्तानी करने की साजिश कर रहे हैं। शुक्रिया जी, बिल्कुल मेरी 100% सहमति है और लगातार इस बात को बोलता भी हूँ। मैं तो जो कुछ लगातार हम लोग, क्योंकि पिछले 30 साल से दिल्ली जाते हैं और हमारे आंदोलनकारी जो है लंगर छकने का काम करते हैं, हम लोगों की खाना खिलाने की हैसियत कभी रही नहीं। पता नहीं अब इस जीवन में बनने वाली भी नहीं है। तो अब गुरुद्वारों के भरोसे चलता है। अभी भी गए थे, इसी महीने में 2 बार गए, हजारों लोग गए और सब वहीं पे लंगर छक करके आए। तो और मेरे जैसा व्यक्ति तो हर सभा में बोलता है, और मैं एक हिंदुओं के लिए मैं हर समय बोलता हूँ, और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जहां से मैं 2 बार एमएलए रहा हूँ वहां भी बोलता हूँ कि भाई एक मंदिर तो ऐसा बना लो जहां जो चाहे उसको कम से कम भोजन मिल जाए, इतना तो व्यवस्था कर लो। और ये बात मैं हर जगह बोलता हूँ, लेकिन उसका असर आज तक हुआ नहीं है। और इसलिए आपने एकदम ये ठीक कहा है कि जो एक वास्तव में कोर है सिख धर्म का, जो कोर है इसका, जो उदारता का इसका है, पूरे समाज के लोगों के अंदर मदद करने का, जिसका जो पूरे धार्मिक जो इसका एंगल है, उसको एक क्षति पहुंचाने का और इसका नुकसान पहुंचाने का मामला। मैं जितेंद्र सिंह सोढी जी आपके पास आता हूं। आप दूर छत्तीसगढ़ में बैठे हैं, सीटू से आप जुड़े हुए हैं, आपके यहाँ पर भी इसकी जो है पहुंची हुई है, थोड़ी बहुत जो है चिंगारी पहुंची है। रिंकू रंधावा का हम लोगों ने सुना वहां पर, और उसको ऐसा बना दिया। रिंकू रंधावा कोई बहुत बड़ी कोई ऐसी तोप नहीं है, लेकिन फोटो जो है उसके सीएम के साथ भी, तो नेताओं के साथ भी फोटो आ रहे हैं, तो फिर वो राकेश टिकैत के उसमें गया था तो भी फोटो आ रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर के एक एक बंदे को निकालना और फिर उसको कटघरे के अंदर खड़ा करने की कोशिश हो रही है। तो आपको क्या कहना है इसमें, जितेंद्र सिंह सोढी साहब? अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। जी बोलें। छत्तीसगढ़ की परिस्थिति कहने से पहले मैं चाहूंगा कि अभी तक का जो डिस्कशन हुआ है, इसमें मेरे दिमाग में 2-3 बातें आ रही। एक बात तो ये है कि पंजाब का जो आंदोलन है वो एक सिलसिला है, और उसको आप किसी एक बिंदु को पकड़कर पंजाब के आंदोलन को आप नहीं समझ सकते या विश्लेषित नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है, एक चित्र बार बार उभरता है तो जरूर कहीं ना कहीं कैनवास है, उसकी एक पृष्ठभूमि है, और उस पृष्ठभूमि को जब तक आप सामने नहीं लाएंगे तब तक आप इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंच सकते हैं कि आखिर ये बार बार ये चित्र क्यों उभरता है, ये खालिस्तान का मामला, ये पंजाब के साथ अन्याय का मामला। और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, इन सब के बावजूद ये भी एक सच्चाई है कि अधिकांश पंजाब खालिस्तान का समर्थन क्यों नहीं करता। ये कोई भावनात्मक प्रश्न नहीं है या इच्छा अनिच्छा का प्रश्न नहीं है, हमको उसकी बेसिक में जाना पड़ेगा। और इसके लिए मैं कुछ समय आप यदि देंगे तो मैं दूंगा कि पंजाब आंदोलन की बुनियाद जो पड़ी है वो 1849 से पड़ी है। 1849 में जब महाराजा रणजीत सिंह की डेथ हुई, उसके बाद अंग्रेजों ने वहां पर जो है
वो चूंकि उनके वारिस उतने सक्षम नहीं थे और धीरे धीरे करके उन्होंने जो है उस पूरे पंजाब को हथिया लिया। महारानी जिंदा को जेल में डाल दिया, उनके बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाने और शिक्षा के नाम पर विदेश में ले गए, और जितने गुरुद्वारे थे इन गुरुद्वारों में उन्होंने महंतों को बैठा दिया जो सिख धर्म के या पंजाबी कम्युनिटी के एक मुख्य केंद्र थे जहां से उनको ऊर्जा मिलती थी। इसके खिलाफ 1920 में अकाली आंदोलन होता है जो महंतों के खिलाफ होता है और गुरुद्वारा एक्ट आता है। इतना ही नहीं, आजादी के समय 1947 में जिस तरीके से विभाजन हुआ, और हम सब जानते हैं कि पंजाब का जो सबसे समृद्ध इलाका था, जो जहां पर उनकी बहुत बड़ी विरासत थी, वो सब पाकिस्तान में चला गया। उसके बाद 1946 में नेहरू जी ने भी ये बात कही थी कि हम पंजाब के लोगों की जो देश में निर्माण में उनकी प्रमुख भूमिका है उसका सम्मान करते हैं। और क्योंकि उस टाइम ये बात उठी कि भी अंग्रेजों को ये कहा गया कि आपने महाराजा रणजीत सिंह का जो है राज्य लिया, तो आप हमको वो राज्य लौटा दीजिए। तो वो बोले नहीं, अब तो जनसंख्या के आधार पर हम देंगे। तो जो पाकिस्तान का जो इलाका पंजाब था, वहां पर 55% मुस्लिम थे, 15% सिख थे और 35% हिंदू थे। तो इसीलिए भाषा के आधार पर कहीं पर भी सिखों के लिए वहां पर कोई स्थान नजर नहीं आता था। और यही मजबूरी या जो भी कहें वहां की परिस्थिति की वजह से नेहरू जी का जो आश्वासन था उसके आधार पर सिखों ने भी तय किया कि ठीक है, भारत संघ के साथ रहने में हम लोगों को कोई बुराई नहीं है। और लेकिन आजादी के बाद जो वादे किए गए थे, जो एक विशेष दर्जा देने की बात थी, वो तो खैर आई गई बात हो गई, खत्म हो गया। चंडीगढ़ भी आप पंजाब को नहीं दे पाए, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा था, जो एक पंजाब के इतने बड़े बड़े शहर चले गए थे। तो चंडीगढ़ एक खूबसूरत शहर था, उसमें भी आपको याद होगा 1980 में राजीव गांधी तैयार हो गए थे। ये आनंदपुर साहब का जो अकॉर्ड है उसके अनुसार वो चंडीगढ़ पंजाब को देने में, तब भजन लाल जी ने कहा था कि यदि आप चंडीगढ़ पंजाब को दे देंगे तो हरियाणा भी आपके हाथ से जाएगा, पंजाब तो आपके हाथ में है ही नहीं। तो एक पॉलिटिकल कारणों की वजह से लगातार जो उनका एस्पिरेशन है सिखों का, उसके साथ लोगों ने राजनीतिक हित देखते हुए उनकी लगातार अनदेखी की। और यही सब कारण है। बीच में पंजाबी सूबा और बहुत सारी घटनाएं हुई और बड़ा दर्दनाक जो है 80 के बाद का जो दौर है उसको मैं यहाँ दोहराना नहीं चाहता। लेकिन कहीं ना कहीं पंजाब के जनमानस में ये बात है कि हमारे साथ न्याय नहीं हुआ। बेशक आज भी वो चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान के साथ रहें, लेकिन वो ये बात भी उनके मन में है कि हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है। तो ये बात को हमको समझना चाहिए। और राजनीति ये बड़ी नाजुक बात है, और इसीलिए क्या होता है, बार बार कोई भी व्यक्ति पंजाब में जब खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो लोगों का समर्थन मिलता है कि हाँ, अन्याय तो हो रहा है हमारे साथ। तो ये बात एक बहुत बड़ा कारण है कि 1 साल से कम समय में एक आदमी आता है और इतना पॉपुलर होते जाता है। दूसरी बात जो मैं कहूंगा, एसजीपीसी का चुनाव, ये एक हमारी बड़ी सिखों की एक जो है बड़ी महत्वपूर्ण रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है। इसका चुनाव कई सालों से नहीं हुआ। ये 100-150 की जो प्रबंध कार्यकारिणी, उसी में ये लोग जत्थेदार बदल देते हैं। तो और हम ये भी जानते हैं कि एसजीपीसी में सबसे ज्यादा जो असर है वो बादल ग्रुप का है, अकालियों का ग्रुप है। क्योंकि अकाली सत्ता से बाहर हो गए हैं पंजाब में और उनको जमीन मिल नहीं रही। बीजेपी के सेंटर में जो है बीजेपी, वो भी पंजाब की पॉलिटिक्स से बाहर हो गई है। ऐसी परिस्थिति में वो चाहते हैं, फिर से सेंटर ये चाहता है कि पंजाब को डिस्टर्ब करके हम एक ऐसी परिस्थिति बनाएं कि हम वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने का मौका मिल जाए और जो चुनी हुई सरकार है इसको हम बाहर कर दें और हमारा पंजाब में हस्तक्षेप बढ़ जाए। अकाली दल ये सोचता है कि यदि आंदोलन होगा तो धर्म के आधार पर मेरे को इसका लाभ होगा, और मैं चूंकि
वहां पर कोई पॉलिटिकल फोर्स नहीं है तो हमको फिर पुनर्जीवन मिलेगा। तो ये जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में आज को वातावरण को हमको देखना चाहिए। दूसरी बात जो ये है कि पंजाब के बाहर, पंजाब में भी जिस तरीके से लोग खालिस्तान के समर्थक नहीं है, पंजाब के बाहर तो कोई भी नहीं है। सभी लोग चाहते हैं भारतवर्ष में रहना और भारत भूमि को के लिए वो मरने मिटने को भी तैयार है। आज भी सिख लोग, आपको बता दें, पंजाबी सूबा का इतना आंदोलन हुआ, लेकिन जब 1965 के जो जंग हुआ उसमें उन्होंने पूरा अपना आंदोलन स्थगित करके पाकिस्तान के साथ मुकाबला किया। तो ये इसीलिए उनकी जो देशभक्ति है या देश प्रेम है, क्योंकि कारण ये है, मैंने जो बात कही थी कि खालिस्तान का समर्थन क्यों नहीं करते, इसलिए नहीं करते कि हमारे सिखों के जितनी विरासत है, धार्मिक स्थल हैं, वो सर पूरे पंजाब में, पूरे भारतवर्ष में फैले हुए हैं, सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं है। हमारे गुरु गोविंद सिंह जी का जो अंतिम समय है नांदेड़ साहब में, महाराष्ट्र में बीता, जन्म स्थान पटना साहब है, बिहार है। तो पाकिस्तान में हमारी विरासत बहुत सारी छूट गई। तो हम छोटे से क्षेत्र में तो हम सीमित रह ही नहीं सकते। इसीलिए ये एक बुनियादी कारण है जिससे सिख जो है वो खालिस्तान को पसंद नहीं करते, लेकिन वो ये चाहते हैं कि जो उनके साथ बार बार अन्याय और उनकी राष्ट्रभक्ति के साथ पर जो प्रश्न चिन्ह उठाया जाता है, इससे उनको जो है दुख पहुंचता है, कष्ट पहुंचता है और उनको आघात लगता है। इन बातों पर विषय जो है ये ध्यान दिया जाना चाहिए। और दूसरी बात जो छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है, छत्तीसगढ़ में जो उनकी बात की वो रंधावा, उनका तो कोई खास वैसा कोई विशेष स्थान नहीं है। और ये सब ताकतों के पीछे कहीं ना कहीं राजनीति है। यदि हम एक बात कहें कि पंजाब इज द वर्स्ट विक्टिम ऑफ पॉलिटिकल इंटरेस्ट एंड पॉलिटिकल पार्टीज एंड वोट पॉलिटिक्स, वर्स्ट विक्टिम है कश्मीर के बाद सेकंड नंबर पर, ये मेरा मानना है। और इस चीज से बचना चाहिए, राष्ट्रभक्त ताकतों को इन बातों को समझना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दिया दर्शकों की जानकारी के लिए, हम सबकी जानकारी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था ये बैकग्राउंड को जानना। डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी हैं, मैं चाहूंगा कि उनकी एक संक्षिप्त टिप्पणी आ जाए और उसके बाद में हम 2-2 मिनट की टिप्पणी फिर जो अभी पैनलिस्ट हैं उनसे लेंगे, अगर कोई और बात वो जोड़ना चाहें तो, और उसके बाद कार्यक्रम का समापन करेंगे। जी तिवारी जी। बहुत बहुत धन्यवाद साथी। देखिए, हम तो इसको इस संदर्भ में देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए, खासकर मोदी की राजनीति के गले की हड्डी बना हुआ है वो क्या कहते हैं कि अपना पंजाब में उन्हें उम्मीद थी कि हम इस बार पंजाब में कांग्रेस की जो भी नीतियां हैं, जो भी उसका टूटन है उसका लाभ इन्हें मिल जाएगा, लेकिन वहां इन्हें कोई समर्थन नहीं मिला। फल यह हुआ कि प्रधानमंत्री स्वयं अपने ही लोगों से अपने ही खिलाफ एक छोटा सा धरना करवाते, प्रदर्शन करवाते हैं और वहां से वापस लौट आते हैं कि हमारी जान बच गई, जान बचा करके हम चले आए। तो यह जो पूरा का पूरा बितंडा है वो पंजाब को लेकर के और खास करके सिखों को लेकर के वो जो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें उनका सीधा सीधा मकसद है कि वह जो टुकड़े टुकड़े गैंग जो बार बार कहते हैं और खालिस्तान आंदोलन का बार बार जिक्र करते हैं और किसान आंदोलन का से वो डरे हुए हैं, तो इन सारे परिप्रेक्ष्य में उनको ये है कि और वहां पर जो आम आदमी पार्टी वहां पहुंच गई, ताकतवर बन के पहुंच गई, तो वो हर तरीके से पंजाब को डिस्टर्ब करना चाहते हैं कि पंजाब अगर डिस्टर्ब होता है तो वहां उनकी सरकार है नहीं, आम आदमी पार्टी के ऊपर जाएगा और इसके तहत वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा करके कश्मीर की स्थिति बना देना चाहते हैं वो फिर पंजाब में। और पंजाब चूंकि सिखों का बाहुल्य है वहां पर, इसके खालिस्तान आंदोलन कह के वहां पर भी वो वैसे अपना क्रश की राजनीति करना चाहते हैं और कश्मीर के पैरेलल पंजाब को खड़ा करके फिर पूरे देश के पैमाने पर मोबिलाइजेशन करना चाहते हैं। और इसके साथ साथ आज की तारीख में मोदी और मोदी की सरकार पूरी की पूरी इस बात के लिए सचेष्ट है कि किस तरीके से मोदानी महाघोटाला पर जो पूरे देश का ध्यान केंद्रित हो रहा है, पूरी दुनिया का
ध्यान केंद्रित हो रहा है उसको किस तरीके से भटका करके और दूसरी तरफ उसको डाइवर्ट किया जाए। फल यह हो रहा है कि उनके तमाम नेता जहां तहां जाकर के अंट संट स्टेटमेंट दे रहे हैं और इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, और निश्चित रूप से इसमें जो भी आदमी उनके पक्ष में खड़ा होकर के बात कर रहा है या उनके विपक्ष में भी या उनकी राजनीति का साथ दे रहा है, वो कहीं ना कहीं से सब लोग उन्हें बल दे रहे हैं। तो मैं तो इसी संदर्भ में अमृतपाल को भी देखता हूं, और ये फिलहाल ये जो चिंगारी धधक रही है, ये सुलगने की कोशिश कर रही है अमृतपाल को अपना बेस में रख करके, वो कहीं ना कहीं से ये लोग उन्हीं की राजनीति के अखाड़े पर खेलने की कोशिश कर रहे हैं या खेलने जा रहे हैं। तो ऐसी हालत में देश के ऐसे सारे संभ्रांत लोगों का, या ये जिसका भी शांत में विश्वास है, प्रेम में विश्वास है, संविधान में विश्वास है, उन सारे लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है कि यह कौम जो बहादुर कौम है और हमारे भारत के लिए सबसे दृढ़ प्रतिज्ञ कौम है, और ये लोकतांत्रिक परंपराओं का, मानवता का, मानवीयता के ये पक्ष में खड़ी होने वाली कौम है, इसको हम इसके अंदर किसी भी तरीके का सौहार्द बिगाड़ने वाली शक्तियों का हम उनके मंसूबों को हम नाकामयाब होने दें। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सुनील जी। जी शुक्रिया डॉक्टर तिवारी जी। मैं खालिद साहब आपके पास में आता हूँ। खालिद साहब मैं आपसे एक अंतिम में एक टिप्पणी 2 मिनट की टिप्पणी चाहता हूँ और फिर गुरप्रीत सिंह जी संघा साहब से टिप्पणी लेंगे हम। जी खालिद साहब। ऐसा है सुनीलम जी, बात यह है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हमें एड्रेस करना पड़ेगा, सरकारों को भी एड्रेस करना पड़ेगा। जो सिख होमलैंड की बात की है सोडी साहब ने, जो 1930 से चली आ रही थी, उसकी मैक्सिमल पोजीशन जो है वो है खालिस्तान की डिमांड, और मिनिमल पोजीशन जो है वो है स्टेट ऑटोनॉमी। और 1972 का जो अनंतपुर साहब रेजोल्यूशन है वो स्टेट ऑटोनॉमी को लेकर के ही है, और पंजाब के लोग, पंजाब की सरकारें और पंजाबी चाहे वो कोई भी हो, वो स्टेट ऑटोनॉमी की बात करता रहा है। जब भी हमारा फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर किसी तरह का प्रहार होता है तो उसको बाउंस बैक जो है स्टेट ऑटोनॉमी के रूप में होता है, और लोग कहते हैं कि खालिस्तान की डिमांड शुरू हो गई है। इनफैक्ट स्टेट ऑटोनॉमी की डिमांड जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट वेस्ट बंगाल में भी आपने देखा, वहां की असेंबली में भी कभी पास हुआ था, और पंजाब में भी 1972 अनंतपुर रेजोल्यूशन है। दूसरी जो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर हिंदू स्टेट की डिमांड हो सकती है तो खालिस्तान की डिमांड क्यों नहीं हो सकती है। ये बात यहाँ पर काफी चल रही है कि भी जब ये हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो खालिस्तान की बात क्यों नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं या तो अंदर से इकट्ठे हैं कि हम ये बात करेंगे, आप ये करो, और वो एक रिलीजियस डिस्कोर्स खड़ा होगा। तीसरी चीज बंदी सिंहों की बात है, जो संघा साहब ने भी बात की। बंदी सिंहों की बात बड़े लंबे समय से लंबित है, और उसके बारे में कोई तो फैसला होना चाहिए। और अगर किसी के लिए भी नहीं है, बल्किस बानो के लिए और राजीव गांधी के कातिलों के लिए जो कानून है वो यहाँ पर भी होना चाहिए। ये डिमांड काफी ज्यादा यहाँ पर चल रही है। और एक और चीज ये है कि यहाँ के बच्चे जो हैं पकड़े जा रहे हैं, उनको आप आसाम, डिब्रूगढ़ क्यों भेज रहे हैं? यहाँ की जेलें नहीं है, या इर्द गिर्द जो है उनको वापस लाया जाए। चौथी जो लास्ट चीज मैं आपको कह रहा हूँ वो है कि एसजीपीसी क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी की कंट्रोल्ड होनी चाहिए, या एसजीपीसी जेन्युइनली सिखों की नुमाइंदा जमात होनी चाहिए? क्योंकि एसजीपीसी क्लेम ये करती है कि हम कौम की नुमाइंदगी करते हैं, हम कौम के स्पोक्समैन हैं, लेकिन स्पोक्समैन अगर कौम के हैं तो कौम की ही बात होनी चाहिए। ये नहीं है कि उसमें कोई पॉलिटिकल तड़का लगा होना चाहिए या पॉलिटिकली मोटिवेटेड होना चाहिए। ये चीजें अक्सर हैं, क्योंकि जैसे कहा कि एसजीपीसी को कंट्रोल कौन कर रहा है, पॉलिटिकल फैमिलीज कंट्रोल कर रही हैं, पॉलिटिकल पार्टीज कंट्रोल कर रही हैं। तो वहां पर एसजीपीसी की भूमिका जो है वो एक संदिग्धता के घेरे में आ जाती है। इसी कंटेक्स्ट में हम ये बयान भी देख रहे हैं, जब कल चेतावनी दी है 24 घंटे की कि 24 घंटे में या तो इनको रिहा करो, नहीं हम आंदोलन करेंगे। तो ये सब चीजें जो है इनको एड्रेस करना हमारे लिए भी, सरकारों के लिए भी जरूरी है, ताकि इस मामले को ठंडा किया जा सके। ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पंजाब में, पंजाब के लोगों में खालिस्तान नाम की कोई डिमांड यहाँ पर नहीं।
जी। हमारा तो खालिद साहब ये बात शुरू से मैंने प्रस्तावना में भी रख दिया था और सभी की इसके ऊपर एकदम सहमति है और ये मुद्दा भी नहीं है। गुरिंदर एक सिंह बात साहब, आपका सुनीलन जी, बहुत-बहुत स्वागत है, सुनीलन जी, मानवाधिकार एक कार्यकर्ता हैं। मैं जी, 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 बोलें, एक बोलें। एक मिनट में एक बात बोलना चाह रहा हूँ। बोलिए मैं ये सोढी साहब, कहना चाह रहा था कि ये तमाम बोलिए। घटनाक्रम जो है, इसको हमें 2024 का जो चुनाव है और प्रेजेंट में जो लोकसभा में स्टेलमेट है और जिस तरीके से राहुल गांधी पर अटैक हो रहे हैं और अडानी जी के ऊपर अटैक हो रहे हैं, इसके बचाव के तौर पर भी गवर्नमेंट इसको हवा दे रही है, ताकि इशू जो है देश के लोकतंत्र का इशू हट जाए और उसकी जगह पे पंजाब खालिस्तान बनाम हिंदुस्तान वाली बात आ जाए, ताकि उनको अपना आगे का रास्ता बड़ा आसानी से मिल जाए। ये बात को नोट किया जाना चाहिए। जी। गुरिंदर जी, आपकी अभी सभी की टिप्पणी आ गई है। उसको मैं ब्रीफ रखूंगा, समय चला जाएगा, समय बहुत कम बचा है। मैं चाहूंगा कि तिवारी यूं करेंगे। गुरिंदर जी, आप बताएं, आप कैसे हाँ जी, देखते हैं इस नमस्कार। अकाल तख्त की चेतन को, हाँ, जिस नमस्कार। तौर पे चूंकि उन्होंने कहा वही हमारे क्षेत्र में किया जाए, इंटरनेट की कुछ प्रॉब्लम तो रही है, इसलिए इसका मेरी क्या आवाज आ रिएक्शन रही होने वाला है आने वाले? आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ, हाँ जी। मैं देर से जुड़ पाया, इसके लिए माफी चाहता हूँ। बोलें। अभी मैंने सभी लोगों की बातें जी, बोलें। सुनी हैं। मुख्य बात तो ये है कि अकाल तख्त का जो फरमान आया है, वो मैंने देखा नहीं, आपकी बातों से जो सुना है उससे जान पाया हूं। लेकिन इस पर मेरा इतना ही कहना है कि देश की अखंडता, एकता और संप्रभुता के खिलाफ जो कुछ भी कार्रवाई है, उसको बिल्कुल तरजीह नहीं दी जानी चाहिए। देश की अखंडता, संप्रभुता सबसे ऊपर है और संविधान के तहत सरकार जो भी पंजाब में कर रही है, वो उसमें ये बिल्कुल निश्चित बात है कि इनोसेंट लोगों के ऊपर अत्याचार किसी भी किस्म का नहीं होना चाहिए। मैंने सभी लोगों की बातें सुनी हैं। ये राजनीतिक दांव पेच है जिसके तहत अमृतपाल जैसे लोगों को खड़ा किया गया है। इस तरह की कार्रवाइयां पंजाब में पहले भी सरकारें करती रही हैं, उसका नतीजा इनोसेंट लोगों को भुगतना पड़ा है, जो सबके सामने रहा है, सबने देखा है। जहां तक खालिस्तान आंदोलन की बात है, इसकी पृष्ठभूमि कोई नई नहीं है। बहुत पहले से राजनीतिक लाभ के लिए इस मुद्दे को लोग उठाते रहे हैं और आपको याद होगा जब 80 में अकाली दल की सरकार चली गई थी, उसके बाद ये मुद्दा बहुत तेजी से उभरा और पंजाब में आंदोलन छिड़ा। जब वही अकाली दल फिर पावर में आ गए तो ये मुद्दा से शांत हो गया। ये पावर के लिए, लड़ाई के लिए ये सब मुद्दे उठाए जाते हैं और उसी हिसाब से उनको फिर दफना दिया जाता है। और लेकिन जो अमृतपाल जैसे लोगों के समर्थन में लोग हैं और देश की अखंडता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना चाहते हैं, वो गलत है। और अगर अकाल तक बिना इस तरह की बातों में, अगर किसी राजनीतिक दबाव में इस तरह के काम फरमान जारी कर रहा है, तो उसका भी समर्थन नहीं किया जा सकता है और उसको तरजीह नहीं दी जानी चाहिए। और अधिक इस पर राजनीतिक में न करके, कोई बात न करके राजनीतिक बात नहीं करना चाहता। और सबसे बड़ा मुद्दा मानवाधिकारों का है। जिन लोगों को, इनोसेंट लोगों को सरकार इस तरह बंद कर रही है, उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। ज्यादा मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथी। आप सारे साथियों ने अपने विचार रखे और खास करके पंजाब हमारे देश की आन बान शान है और बहुत ही संवेदनशील उसको बना करके रखने की कोशिश की जाती है। तो हमारे पड़ोसी पाकिस्तान से उसकी एक बड़ी सीमा
अपना जुड़ती है, तो इसलिए भी वो संवेदनशील तो है भी, लेकिन ऐसे संवेदनशील इलाके के लिए सत्ता संघर्ष को वहां इस हद तक वहां पहुंचा देना कि ये विखंडन की स्थिति हो जाए, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। और ये जो धार्मिक राज्य के नारे पर आप ना देख करके जिस तरीके से ये लोग उसको संघर्ष कराने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू राज हिंदुत्व की बात करके, और पूरे देश के पैमाने पर जिस तरीके से ये लोग उसको खुला संरक्षण दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जो भी इस तरीके की ताकतें हैं, या तो उनके साथ मिलकर के या उनके खिलाफ मिलकर के अपने सत्ता सुख के लिए, अपने सत्ता संघर्ष के लिए इसका उपयोग करती हैं, ये गलत है। हमारा पूरा देश एक है, हमारा पूरा भारत एक है, हमारा भारत हमारे संविधान से चलता है, और उस संविधान की आड़ में, उस जनतांत्रिक प्रक्रिया की आड़ में, उस अपने बहुमत की आड़ में, उस बहुमत की तानाशाही दिखा करके आप मनमाने तरीके से जिसको चाहेंगे उसको आप जेल में अपना भेज देंगे। और ये अपने कुछ राज्यों को उन्होंने ये चैम्बर बना करके रखा है, अपना असम भेज देंगे और कहां भेज देंगे, ये तो गलत चीज है। तो हमारे देश के सारे नागरिक एक जैसे हैं, सबके ऊपर कानून का शासन होना चाहिए, और एक आदमी को तो आप एक स्टेटमेंट वो दे देता है कि ये सारे चोरों का अपना सरनेम मोदी क्यों होता है, तो आप उसकी जो सदस्यता आप उसको छीन लेते हैं, मानहानि का दावा करते हैं। और इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट हमारे यहाँ के इतने बड़े बड़े नेता लोग करते हैं, इतने जिम्मेदार नेता लोग कहते हैं, कश्मीर के उपराज्यपाल भाषण करते हैं, अपने प्रधानमंत्री भाषण करते हैं, गृह मंत्री भाषण करते हैं, और गृह राज्य मंत्री खुद सीधे सीधे किसानों को रोक करके और वहां बना रहता है। तो इस तरीके की बात, जाहिर सी बात है कि देश में इस तरीके का असंतोष तो पैदा होगा। असंतोष, कानून और न्याय केवल हो रहा है यही नहीं, न्याय होते हुए दिखते रहना भी उसको जरूरी होता है। तो यह जो कुछ भी मौजूदा स्थिति है पंजाब की, उसको इस तरीके के सत्ता संघर्ष के आग में उसको नहीं झोंकना चाहिए। आप हमारे सारे साथी जुड़े, अवतार महिमा जी